हेलो एवरीवन, 72 बीपीएससी पीटी के बायोलॉजी की क्लास में आप सबका स्वागत है। अब से हम सब क्लास की भी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि 72 बीपीएससी पीटी में लगभग 1000 प्लस वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है और आपको ये पास मिला जुला के दिसंबर से अगस्त का टाइम बचता है, यानी लगभग ये 8 से 9 महीने का पीरियड है। इसी में आपको क्लास भी करना है, इसके तहत प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, प्लस मेंस की भी तैयारी करनी है। तो इसके लिए हम सब पहले पीटी का सारा क्लास प्रोवाइड मैं करवाऊंगा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का हम सब क्लास करेंगे। तो अभी फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं हम सब बायोलॉजी से। इसी प्रकार से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे 8 के 8 सब्जेक्ट, जिसमें मैथ को छोड़ करके करंट अफेयर्स तक मैं सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं 2 टाइप से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, एक तो क्लास के माध्यम से जो कि आज आप पहली क्लास देखेंगे, और इसके अलावा आप सब प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं जिसमें से अच्छे स्तर का प्रश्न तैयार किया जाता है और वो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास भी करेंगे हम सब, प्लस इसके तहत आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा और ये ऐसा चलते रहेगा और मैं सारे क्लास आपको अपलोड करवा दूंगा और आप सब सारे क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इंट्रो क्लास है बायोलॉजी का, हम सब शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी से और आगे जब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा फिर हम सब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इंट्रो क्लास है। इंट्रो क्लास में बस मैं आपको थोड़ा परिचय दूंगा बायोलॉजी का, और आपको ये वाला जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इसमें आपको एनसीईआरटी, इवन बिहार बोर्ड का जो बुक्स आता है 6 से लेकर के 10 तक, वो सारे इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहेंगे। तो एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूड रहेगा और इसमें मैं न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा। जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट भी हमारा देखते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ करवाऊंगा और क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए अध्याय की। अगर आपको क्लास ज़्यादा अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। ठीक है, तो ये लैटिन शब्द सेंटिया से आया है जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। आप विज्ञान को जानना चाहते हैं। विज्ञान का मुख्यतः उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब समझेंगे, लेकिन पहले हम सब समझते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान किस शब्द से आया है, लैटिन शब्द से आया है जो है सेंटिया, और सेंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना। किसी भी विषय को आप जब जानते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान मुख्य रूप से उपयोग किस लिए किया है, तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, उसके बाद मोबाइल का आविष्कार हुआ, तो ये जीवन को बेहतर ही बनाया जा रहा है। पहले लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते थे, अभी मोबाइल जब से बना है तो एक दूसरे से तुरंत ही बात हो जाता है। तो हम सबके जीवन को बेहतर बनाया है टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे हम सब समझते हैं, 1930 से 32 में नायलॉन का निर्माण हुआ। नायलॉन जो होता है, तो हम सब सीख रहे हैं कि विज्ञान किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है अपने जीवन को बेहतर बनाने में। उसमें नायलॉन जो है 1930-32 में आया। ये बस एक सिंपल सा उदाहरण है, आप किसी भी चीज़ का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, आज इंट्रो क्लास है तो आज बस हम सब कुछ कुछ उदाहरण समझेंगे और बस हम इस वाले वीडियो में हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि विज्ञान किस प्रकार से हमारे जीवन में बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया, तो नायलॉन का निर्माण कोरोदस द्वारा किया गया था। कोरोदस जो थे ये डू पॉइंट कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी पेंट बनाती थी, पेंट का निर्माण करती थी। नायलॉन किससे बना, तो नायलॉन हेक्सा मिथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल का बना और ये पॉलीएमाइड है। नायलॉन का उपयोग किस में किया जाने लगा, तो नायलॉन का उपयोग मच्छरदानी में, जाल में, रस्सी में, इलास्टिक में। इसके अलावा पैरासूट का जो रस्सी बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो भी नायलॉन से ही बनाया जाता है। आज वो नायलॉन का निर्माण नहीं होता तो पैरासूट का उपयोग नहीं होता, इसलिए जीवन को बेहतर बनाने में ये विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान। एक और उदाहरण समझते हैं विज्ञान को बेहतर बनाने के क्रम में। 1940 में पॉलीथीन का निर्माण हुआ। तो पॉलीथीन जो होता है ये इथीन का बहुलक होता है। पहले पॉलीथीन को वरदान कहा गया, लेकिन वर्तमान में यह अभिशाप है, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो हम सबके जीवन को बहुत अच्छा तो किया, क्योंकि सामान वगैरह लाने में काफ़ी आसानी हो गई, सुविधा हो गई। लेकिन अभी वर्तमान में प्लास्टिक एकमात्र ऐसा चीज़ है जो कि अगर आप उसको जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, वो पर्यावरण को खराब करेगा। मिट्टी में दफनाएंगे तो मिट्टी को खराब करेगा, पेड़ पौधे को मार देगा। तो अभी वर्तमान में प्लास्टिक जो है ये अभिशाप हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज होने लगा। लेकिन पहले 1940 के दशक को अगर आप याद करेंगे तो प्लास्टिक बहुत ही उपयोगी चीज़ है और आज भी उपयोगी है। लेकिन वर्तमान में प्लास्टिक अत्यधिक यूज होने लगा, जिसकी वजह से ये हम सबके पर्यावरण को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। उपयोगी तो है, प्लस
डिस्ट्रॉय कर रहा है, यही इसमें दिक्कत है। लेकिन ये जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी काम आया। जैसे नायलॉन का यूज़ हम सब करने लगे, उसी प्रकार से प्लास्टिक का यूज़ करने लगे। और प्लास्टिक का आविष्कार जो है 1940 में हुआ था और यह इथीन का बहुलक है, तो इसको एकदम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सब। तो पिछले 2 एग्जाम्पल हम सब देखे जिसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बात की। अब मानव जीवन में इस विज्ञान के संदर्भ में क्या बेहतर हुआ है, तो हम सब कुछ 2-3 उदाहरण लेते हैं, जिसमें से जीव विज्ञान के कुछ उदाहरण जो हमारे जीवन को बेहतर बनाया, जिसमें हम सब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, सैरगोसी की और थर्ड पेरेंट्स बेबी की, डिजाइनर बेबी, नैनो रोबोटिक सर्जरी के बारे में। ये सब न्यू टेक्नोलॉजी बनाया, नया टेक्नोलॉजी बनाया, और इस नया टेक्नोलॉजी बनने से हमारा जीवन बेहतर हुआ है। तो हम सब देखेंगे कि किस प्रकार से जीव विज्ञान में हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। ठीक है, कैसे कैसे न्यू टेक्नोलॉजी से जीव विज्ञान में मानव का जो बेहतरी हुआ है वो हम सब देखेंगे। जैसे कि पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। अगर एक सामान्य बच्चा का जन्म होगा तो वो कैसे होगा, वो होगा पिता के शुक्राणु और माता का जो ओवा होता है जिसको अंडाणु बोलते हैं, उन दोनों के मिलने से एक शिशु का निर्माण होता है। ये सामान्य सी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माता का जो ओवा है उसमें शिशु का निर्माण नहीं हो सकता और उस माता को माँ बनना है, तब आप क्या करेंगे? तब जाकर के एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है कि हमने एक ट्यूब लिया, ठीक है, एक प्रखनली लिया, उसमें पिता का जो स्पर्म है, पिता का जो शुक्राणु है और माता का जो ओवा है, वो दोनों को फर्टिलाइज करवाया। कहाँ? टेस्ट ट्यूब में। यानी माँ के शरीर के अंदर फर्टिलाइज ना होकर के एक परखनली में, एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एक जगह पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु जो ओवा होता है उन दोनों को फर्टिलाइज करवाया। अगर फर्टिलाइजेशन माँ के फेलोपियन ट्यूब में ना होकर, क्योंकि शरीर के अंदर हो नहीं रहा है तो शरीर के बाहर हो रहा है, परखनली में करवाया जा रहा है, तो फिर जाकर के जो उस फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद, फर्टिलाइज करवाने के बाद जो जायगोट बनता है, एक बच्चे के निर्माण से पहले जायगोट बनता है और जायगोट से ही बच्चे का निर्माण होता है। तो जायगोट कहाँ बना? परखनली में बना। और फिर जाकर के जब वो जायगोट बन जाता है तब हम सब क्या करते हैं, तो जायगोट बनने के बाद उसको माँ के गर्भ में स्थापित करते हैं और तब वह माँ जो है एक बच्चे को जन्म देती है। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? सिंपल सा बात है कि जो सामान्य प्रोसेस से बच्चे का जन्म होता है वैसा प्रोसेस से ना होकर के पिता का जो शुक्राणु है और माता का जो ओवा है दोनों को एक ट्यूब में फर्टिलाइज करवाते हैं और जब वो फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट बनता है और जायगोट के बाद ही बच्चे का निर्माण होता है, तब वो जैसे जायगोट बना उस जायगोट को माँ के गर्भ में स्थापित कर देते हैं और वो माँ जो पहले बच्चे को जन्म नहीं देने वाली थी वो बच्चे को जन्म देती है और इसी को हम सब टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे का निर्माण में भी विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और ये प्रूव करता है कि विज्ञान हमारे जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया है और बेहतर बनाया है। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी हम सब जब जनन पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको करवाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का। आगे बढ़ते हैं। सैरेगेसी क्या होता है? तो सैरेगेसी को किराए की कोख कहा जाता है, ठीक है, ये सब हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पेरेंट्स बेबी क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लोग सहायक होते हैं। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति शादी करता है और उसमें से एक को कुछ दिक्कत है, या पिता को या माँ को, तो वो किसी और पिता और माँ का शुक्राणु या ओवा का यूज कर लेता है एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है। ये लीगल प्रोसेस है, इसमें इनलीगल कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी को हम सब क्या बोलते हैं? थर्ड पेरेंट्स बेबी। यानी अगर 3 व्यक्ति है उनमें से 2 व्यक्ति शादी किया हुआ है, जैसे एक पिता एक माँ शादी किया हुआ है और मान लेते हैं कि पिता में दिक्कत है या माँ में दिक्कत है, तो जिसमें दिक्कत होगा वो तीसरे से, या तो पिता से या तो माँ से कुछ शुक्राणु या फिर ओवा ले लेगा और फिर एक नए बच्चे का जन्म होगा जिसमें से 3 लोग सहयोगी होंगे, तो इसको बोलते हैं थर्ड पेरेंट्स बेबी। ये भी नए टेक्नोलॉजी के विकास से हुआ है, ठीक है। ये सब हम सब डिटेल में करने वाले हैं। बस मैं अभी इस वाले क्लास में आपको समझा रहा हूँ कि विज्ञान किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है हर एक चीज में, जीवन को बेहतर बनाने में। तो ये थर्ड पेरेंट्स बेबी का भी लॉजिक है। और एज इधर जितना भी आप समझ लें, वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है, आपको एक और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट आया डिजाइनर बेबी, वांछित गुणों के आधार पर बच्चों का निर्माण करना। इसमें क्या होता है कि आपको जिस प्रकार से बच्चा चाहिए, जितना भी गुण वाला बच्चा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका टेक्नोलॉजी बेहतर बनाया है, तो डिजाइनर बेबी भी उपलब्ध है, ठीक है। एक है नैनो रोबोटिक सर्जरी या ब्लड लेस सर्जरी, तो इसमें बिना रक्त बहाए लेजर से सर्जरी कर दिया जाता है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। यानी साइंस जो है हमारे जीवन को हर वक्त बेहतर बनाया है,
बस यही ये प्रूव कर रहा है कुछ उदाहरण। और अब तो बहुत सारे ढेरों उदाहरण हो गए, जैसे कि पहले वर्तमान समय में जब राइट ब्रदर्स थे, पहले के समय में राइट ब्रदर्स जब थे तो उन्होंने एरोप्लेन बनाया। तो आज देखिए कितना बड़ा एविएशन सेंटर है, ठीक है, एरोप्लेन का सेंटर है। तो विमान अब जो है कि मुख्य धारा में आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का आविष्कार जब होता है, किसी साइंस का आविष्कार होता है, तो उसमें हम सब का जीवन आसान बनाता है और बेहद आसान बनाया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आज आपको बताया, ये इंट्रो क्लास है, तो ये कुछ उदाहरण थे जो कि बेहतर थे। ये कुछ बात और समझते हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ये आप अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी की ऊपरी परत किसकी बनी है, वायुमंडल की मोटाई कहाँ अधिक है और वायुमंडल किसका बना है। ये कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहा है। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले तो पृथ्वी जानेंगे तभी तो उसके ऊपर आविष्कार हुआ होगा। तो पृथ्वी का निर्माण महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी के कारण हुआ, और बिग बैंग थ्योरी से ये पूरा ब्रह्मांड में फैल गया। और ये सिद्धांत किसने दिया, लेमेतर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया। इस महाविस्फोट सिद्धांत को प्रूव एडविन हबल ने किया। महाविस्फोट सिद्धांत क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक गोला था, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो धीरे धीरे संलयन किया और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें विस्फोट हुआ, इसी को बोलते हैं महाविस्फोट। और जब महाविस्फोट हुआ तो बहुत सारा आकाश गंगाएं निकल गई, उसी में से एक आकाश गंगा हमारा आकाश गंगा निकला, जिसको हम सब मिल्की वे बोलते हैं। और मिल्की वे में एक सूर्य है, और सूर्य के आगे जो है यानी सूर्य के चारों ओर कुछ ग्रह का आविष्कार हो गया, जिसमें आप सब जानते हैं 8 ग्रह है और बहुत सारे तारा, क्षुद्र ग्रह, इन सब का विकास हो गया। तो ये ब्रह्मांड के फैलने की वजह से हुआ, और आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम सब बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाएगा, ये थ्योरी दिया गया लेमेतर महोदय के द्वारा और एडविन हबल ने इसे सिद्ध भी किया, ठीक है। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है। और ये सब हम सब ज्योग्राफी के पूरे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट भी समझाऊंगा ज्योग्राफी में। फिलहाल आप समझ लें कि पृथ्वी का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है। दूसरा सोचने योग्य बात है कि पृथ्वी की ऊपरी परत किसकी बनी है। तो पृथ्वी की भूप्रपटी निम्नलिखित चीजों से बनी है। सबसे ज्यादा पृथ्वी के भूप्रपटी पे ऑक्सीजन है 46.6%, फिर सिलिकॉन है 27.7%, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, और फिर आगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब है। सर्वाधिक मात्रा में धातु अगर पूछेगा भूप्रपटी पे तो वो एल्युमिनियम है, और उसके बाद फेरस है। फेरस को लोहा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे सरफेस पर पाया जाता है, और ये सब हम सब समझने का प्रयास करेंगे बाद में। कब, जब हम सब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। साइंस में इसका उतना नहीं है, बस मैं आपको पृथ्वी के बारे में इस वाले सेक्शन में समझा रहा हूं। तो पृथ्वी की भूप्रपटी इन सारे चीजों की बनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम सब। आप अपने से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वायुमंडल की मोटाई कहाँ अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है, 39% ठोस है। वही दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है और 19% ठोस है। तो जहाँ ठोस होगा वहाँ ज़्यादा गर्मी होगा, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ वायुमंडल की मोटाई ज़्यादा होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में 39% ठोस है, इसलिए यहाँ मोटाई अधिक है, ठीक है। और जहाँ मोटाई अधिक होगी वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो वायुमंडल की मोटाई अगर आपसे पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक है कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है, तो आप बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, और उत्तरी गोलार्ध में 39% ठोस है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बहुत लगता है। हमारा देश भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, और हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वायुमंडल की मोटाई जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और 61% इधर जल है और 39% ठोस है, ठीक है। तो ये वायुमंडल की मोटाई हो गई। आइए बात करते हैं वायुमंडल में गैसों के बारे में। तो वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें हैं, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो आज का जो क्लास था ये बस इंट्रो क्लास था, इसमें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, वो मैं बताया। अगला जो क्लास आने वाला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से आपका फाइनली शुरुआत होगा, और जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज बस शुरुआत करना था, तो कुछ कुछ मैं तथ्यों पे चर्चा किया आपके साथ, और आपको आगामी आने वाले 72 बीपीएससी पीटी के लिए आपको अगस्त से पहले सारे सब्जेक्ट के आपको जो है क्लास प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और स्टेटमेंट वाला जो सीरीज हम सब शुरू किए हैं प्रैक्टिस सेट का, वो कंटिन्यू रहेगा। और आपको सारे सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन, यानी 8 के 8 सब्जेक्ट हैं, इसमें से मैथ को हटा दें तो 7 सब्जेक्ट के 7000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपका प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। और बाकी क्लास हर एक सब्जेक्ट का रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और एक लाइक कर लीजिएगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास की शुरुआत हो चुकी है, तो अच्छे ढंग से इसको आप पढ़ाई भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। आपका अगस्त तक यानी हमारा ये पूरा जो चलेगा क्लास और प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट में मैं आसान प्रश्न नहीं करवाऊंगा, सारे स्टेटमेंट वाला करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट और क्लास जो है आपका अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये इंट्रो क्लास था, इसमें उतना इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर ये बस इंट्रो था। अगला जो क्लास होगा क्लास नंबर 2, वहाँ से आपका सारे नोट डाउन करने वाले तथ्य रहेंगे और मैं आपको एक एक करके पूरा बायोलॉजी शानदार तरीके से पिक्चराइज फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।